भेतारम कर्म बुभृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आज की विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज हमारी विशेष कक्षा वक्तृत्व कला के विकास को लेकर के रखी गई है। वैसे हमारी कक्षाएं लंबे समय से विभिन्न विषयों को लेकर के सूत्र, आगम, तत्व ज्ञान, जीवन निर्माण, इतिहास, कथा आदि विभिन्न विषयों को लेकर के हमारी कक्षाएं श्री KJSS कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के चैनल पर उपलब्ध हैं और लगातार चल रही है। चूंकि कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ का प्रमुख उद्देश्य समाज में जिन शासन की प्रभावना करना है, जिन शासन को जन जन तक पहुंचाना है, ये जिन शासन जन शासन है और जन जन तक इसका लाभ मिले, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने स्वाध्याय संघों की स्थापना की है। हिंदुस्तान भर में स्थानकवासी समाज के नेतृत्व में अनेक स्वाध्याय संघ अपनी सक्रिय सेवाओं के साथ गतिमान हैं। उसी कड़ी में श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ का भी एक गौरवमय इतिहास और उज्जवल भविष्य है और इसका वर्तमान भी बहुत सुसंपन्न है। तो बंधुओं, स्वाध्याय संघ का जो मुख्य उद्देश्य है कि जिन प्रवचन को जन जन तक पहुंचाना, उसके लिए वक्तृत्व कला का विकास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वक्तृत्व कला का विकास कैसे हो, इसकी हम आज थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पूर्व हमें यह समझना है कि वक्तृत्व कला का प्रयोग कहां कहां पर होता है। वैसे तो इसका कोई अलग से वर्गीकरण नहीं है, लेकिन अगर चिंतन करके देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 ऐसे उपक्रम हैं जहां वक्तृत्व कला के विकास की आवश्यकता है, अथवा वक्तृत्व कला जहां सुंदर होती है, वह व्यक्ति इन 4 उपक्रमों में अपने अपने योग्यता के अनुसार अच्छा सदुपयोग कर सकता है। जैसे एक व्यवस्था है भाषण देना, व्यक्ति को कहीं किसी विषय पर भाषण देना हो, तब वक्तृत्व कला की आवश्यकता होती है।
और भाषण धारा प्रवाह बोला जाता है। भाषण बोलते समय मुख्यतः जोश की होती है और जोश के साथ अपने विषय को प्रस्तुत करना होता है। दूसरी प्रस्तुति होती है कक्षा की। कक्षा का प्रस्तुतिकरण और भाषण ये दोनों बिल्कुल अलग प्रकार की चीज है। वक्तृत्व कला दोनों में चाहिए, लेकिन कक्षा का प्रारूप थोड़ा अलग होता है और भाषण का प्रारूप अलग होता है। कक्षा में बोर्ड आदि का सहारा लिया जा सकता है, कोई वस्तु या कोई चित्र आदि दिखा करके भी समझाया जा सकता है। साथ ही कक्षा धारा प्रवाह नहीं हो सकती। जब कक्षा ली जाती है तो आपस में संवाद भी हो सकता है। अध्यापक जब कक्षा लेते हैं तब विद्यार्थियों से बीच में कुछ पूछते भी हैं, विद्यार्थियों की भावना को भी जानना चाहते हैं और उनकी ग्रहण शक्ति किस प्रकार की है उस संबंध में भी कुछ चर्चा करते हैं और कर सकते हैं। इस रूप में कक्षा का प्रारूप अलग होता है, भाषण का प्रारूप अलग होता है, लेकिन वक्तृत्व कला दोनों जगह चाहिए। तीसरा एक प्रारूप है पेपर प्रेजेंटेशन। जितने भी बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, जहां शोध पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसको पेपर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। पेपर प्रेजेंटेशन का एक अलग तरीका होता है। वहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लिखा हुआ। पेपर प्रेजेंटेशन मुख्य रूप से लिख करके पढ़ा जाता है, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन में पहले व्यक्ति तैयारी करके कुछ खोज करता है, रिसर्च करता है और उस रिसर्च को प्रमाण के साथ आगम ग्रंथ, ऐतिहासिक या जिस विषय का भी वो है उसके प्रमाण के साथ, संदर्भों के साथ, सूत्र संख्या, अध्ययन संख्या इत्यादि इत्यादि ग्रंथों के नाम, संस्था का नाम, जिसको हम कहें तो कई प्रकार के बायोडाटा उसके अंदर शामिल होते हैं, तब जाकर के वो पेपर प्रेजेंटेशन कहलाता है। इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन में प्रायः लिख करके पढ़ा जाता है। लेकिन पढ़ना भी सिर्फ पढ़ना रूप नहीं होता, उनका पढ़ना भी इस तरीके से वक्तृत्व कला के साथ होता है कि उनका पढ़ना भी सुनने वाले को बांध करके रख सकता है। ये एक तीसरा प्रारूप है। और चौथा प्रारूप है व्याख्यान, जो इन तीनों से हट करके है। व्याख्यान में धारा प्रवाह नहीं बोला जा सकता। व्याख्यान में बोर्ड की तरह, कक्षा की तरह व्याख्यान नहीं सुनाया जा सकता और पेपर प्रेजेंटेशन की तरह पढ़ करके भी व्याख्यान नहीं सुनाया जा सकता। व्याख्यान में प्रस्तुति का बहुत बड़ा महत्व होता है और प्रस्तुति हमेशा आई कांटेक्ट के साथ होती है। सुनने वाले को बांध करके रखना है और विषय को समझाना भी है। हालांकि चाहे भाषण हो, कक्षा हो, पेपर प्रेजेंटेशन हो या व्याख्यान, अपनी बात सामने वाले को समझाना, अपनी बात सामने वाले के अंतर में, गहराई में उतारना, यह मुख्य उद्देश्य सभी प्रारूप के अंदर साथ में जुड़ा रहता है। लेकिन व्याख्यान शैली अलग होती है और बाकी तीनों की भी अपनी अपनी शैली अलग होती है। आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो व्याख्यान शैली की बात है कि व्याख्यान शैली में वक्तृत्व कला का विकास किस प्रकार हो, ताकि हमारी बात श्रोताओं पर प्रभावशाली बने, श्रोताओं को समझ में आए और श्रोता वक्ता के साथ जुड़ करके रहे और जो सिद्धांत अथवा जो तत्व वक्ता श्रोताओं को सुनाना चाहता है, समझाना चाहता है, वो तत्व उसके समझ में आए। ये मूल उद्देश्य होता है व्याख्यान का। व्याख्यान में
विषय के साथ कुछ दृष्टांत भी सुनाया जा सकता है, कुछ छोटी सी कहानी भी सुनाई जा सकती है, कभी मुक्तक या किसी गीत की पंक्तियां भी बीच में गुनगुनाई जा सकती है। उसको एकदम से भाषण की तरह धारा प्रवाह नहीं बोला जा सकता, तो उसको पेपर प्रेजेंटेशन की तरह पूरा का पूरा लिख करके भी नहीं सुनाया जा सकता। वो शैली बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि बंधुओं, यह स्वाध्यायों की प्रशिक्षण शैली की बात है, स्वाध्यायों के व्यक्तित्व कला विकास की बात है। तो आज हम इस पर जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से व्याख्यान शैली की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। जिस विषय पर हमको व्याख्यान करना है, जिस विषय पर हमको अपनी बात श्रोताओं के सम्मुख रखनी है, उसमें तैयारी के दो बिंदु हैं। पहला है पूर्व तैयारी और दूसरा है प्रस्तुतिकरण के समय की जागरूकता। तो पहली बात पर हम आते हैं, पूर्व तैयारी किस प्रकार हो। पूर्व तैयारी के अंतर्गत हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हम जब भी अपनी बात रखना चाहें उससे पहले हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अर्थात जब तक हम अपनी तैयारी के साथ खड़े नहीं होंगे, तैयारी के बिना हमारा कोई कार्यक्रम व्यवस्थित नहीं हो सकता। अतः सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमें जो विषय प्रस्तुत करना है उस विषय की हमने तैयारी कितनी की है। तो बंधुओं, सबसे पहले हम अपने विषय की तैयारी करें और विषय की तैयारी के अंतर्गत हम आत्मविश्वास से भरे रहें। अगर हमें आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास अगर हमारा डगमगा रहा है, आत्मविश्वास अगर हमारा कमजोर है, तो कितना भी विषय हमने तैयार किया हो पर समय पर हम उसको प्रस्तुत कर नहीं पाएंगे, या यूं कहें कि प्रस्तुति में कहीं न कहीं हमारी कमजोरी आ जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात, हम प्रस्तुत करने से पहले विषय की तैयारी के साथ साथ अपने अंतर में आत्मविश्वास से भर जाएं कि मैं बहुत अच्छी तरह से आज इस बात को रखना चाहता हूं और मैं अच्छी तरह से रखूंगा। कोई बाधा नहीं है, सुनने वाले सब मेरे अपने ही हैं, अपनों के साथ मुझे अपनी बात करनी है और मैं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करूंगा। ये सबसे पहले हमारे अंतर में होना चाहिए और विषय की तैयारी अच्छी तरह से की जानी चाहिए। विषय की तैयारी में एक बात का ध्यान रखना है, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, जो विषय प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, अगर हमको कुछ पॉइंट्स जरूरत है तो एक छोटे से पेपर पे हम पॉइंट्स लिख सकते हैं और बीच में जहां जरूरत पड़े तो पॉइंट को देख सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा प्रस्तुतिकरण ही अगर हम कागज पर लिख करके रख लें और उसको हम प्रस्तुत करना चाहें तो वो तैयारी हमारी ठीक नहीं होगी। वो पेपर प्रेजेंटेशन में तो काम आ सकती है, लेकिन प्रवचन या व्याख्यान शैली में यह व्यवस्था उपयुक्त नहीं होती है। क्योंकि हम पेपर को देखें या श्रोताओं के सामने दृष्टि करें, क्योंकि जब तक श्रोताओं के सामने दृष्टि नहीं होती है वहां तक श्रोताओं को हम जोड़ करके नहीं रख सकते। दूसरी बात है समय अवधि। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है हमको कितने मिनट का समय दिया गया है। कभी 25 मिनट का समय दिया हो, कभी 15 मिनट का समय हो, किसी श्रोता को 5 मिनट का समय दिया हो अथवा किसी श्रोता को 50 मिनट का समय दिया हो। श्रोता को अपने विषय को अलग अलग भागों में विभाजन करके रखना चाहिए कि मुझे 5 मिनट इसकी भूमिका के रूप में प्रस्तुत करना है, 20 मिनट मुझे इसका मुख्य विषय के रूप में प्रस्तुत करना है, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसको ध्यान में रख ले या एक छोटे से कागज पर लिख करके रख ले, और आखिर में 5 मिनट में वापस मुझे इसको पूरा समराइज करना है। इस तरह से समय के अनुसार मुख्य विषय में उप विषयों का वर्गीकरण भी जरूरी है। जो मुख्य विषय बीच में 20-25 मिनट का रहेगा उसमें मुझे किस किस बात को कम या ज्यादा समय देकर के उसको बांधे रखना है और सारे विषय को मुझे इसमें कवर करना है।
ये बातों का ध्यान पहले से ही प्लानिंग में होना चाहिए। इसी तरह से तीसरी बात कही पूर्व तैयारी के अंतर्गत कि अपनी प्रस्तुति में मैं जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा, सामान्य तो कंटिन्यू जो हम बोलते हैं वो बोलते ही हैं, पर कहीं कहीं हमें कुछ विशेष शब्दों का भी उपयोग करना होता है। तो उसमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो विशेष शब्द, सैद्धांतिक शब्द हो, कोई नया शब्द हो, अगर मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे उसका उच्चारण ठीक से है या नहीं, उस शब्द की भाव क्या है, उस शब्द का महत्व क्या है, उसकी जानकारी मुझे है या नहीं है। न हो तो बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों का प्रयोग न करके व्याख्यान में सरल और सहज शब्दों का चयन करना ज्यादा उचित होता है, क्योंकि सुनने वाले श्रोता भी कोई बहुत बड़े साहित्यकार या बहुत बड़े साहित्य के ज्ञाता नहीं होते हैं। प्रवचन के अंदर ज्यादातर सामान्य जन ज्यादा होते हैं, उनकी स्वयं की तैयारी भी उसी प्रकार की मध्यम दर्जे की होती है। इसलिए कोई अगर बहुत क्लिष्ट विषय है और बहुत क्लिष्ट शब्द है तो उसके पैरेलल में उस अर्थ को समझाने के लिए कौन सा सरल शब्द हो सकता है, ऐसे शब्दों का चयन करके अपनी बात को अगर हम रखते हैं तो सहज ही हम अपनी बात को रखने में भी, प्रस्तुत करने में भी हम सहजता महसूस करेंगे, हम खुद कठिनाई महसूस नहीं करेंगे और श्रोता भी उन शब्दों को सहजता से समझ पाएगा। इस तरह से ये इतनी सी तैयारी हमारी प्रस्तुत करने से पहले होनी चाहिए, अर्थात विषय को हम तैयार करें, पॉइंट टू पॉइंट उसके नोट्स तैयार करें और खाली पॉइंट अपने पास लिख करके रखें, आत्मविश्वास से भरे रहें, समय का वर्गीकरण का प्लान करें और शब्दों का जहां तक हो सके सरल शब्दों का ज्यादा प्रयोग करें। कोई विशेष शब्द सैद्धांतिक है उसके बिना नहीं हो सकता है तो ऐसे शब्द हो सकते हैं, पर बहुत ज्यादा सैद्धांतिक और बहुत ज्यादा साहित्यिक शब्द व्याख्यान शैली में उपयोगी नहीं हो पाते हैं। इसके बाद जब हम अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको 7 बिंदुओं के अंदर हमने यहां पर तैयार किया है। जैसे ही हम अपनी बात रखना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारे मन की एकाग्रता बनी रहे। मन यदि हमारा एकाग्र है तो हमने जो योजना बनाई है, जो हमने प्लॉट तैयार किया है, जो हमने नक्शा बनाया है प्रस्तुत करने के लिए, मन की एकाग्रता और स्थिरता रहे, तभी हम उस योजना के अनुसार चल सकते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। कभी कभी हमारे मन में थोड़ी सी चंचलता या चपलता आ जाती है। चंचलता और चपलता के आते ही हम अपने मुख्य विषय से थोड़े से आगे पीछे हट सकते हैं। ऐसा न हो, इसलिए जिस समय हम प्रस्तुत करना प्रारंभ करें उसी क्षण से इस बात को ध्यान में ले लें कि अब मैं बिल्कुल एकाग्र रह करके, स्थिर रह करके अपनी बात को रखूंगा। दूसरा कोई भी विचार, दूसरी कोई भी व्यवस्था उस समय हमें अपने दिमाग में लानी नहीं है, और कदाचित कोई विचार आ जाए तब भी हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ध्येय की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र और स्थिरता के साथ इस बात को करना है। यह बहुत जरूरी होता है। अन्यथा कभी कभी हम बोलना जो चाह रहे हैं, हमको लगता है कि हम वो बात बोल रहे हैं, लेकिन एकाग्रता न होने के कारण हमारे मुख से कुछ दूसरे शब्द निकलते। हम बोलना जहां राम चाहते हैं वहां हमारे मुंह से रावण शब्द निकल जाता है, और जहां हम रावण शब्द बोलना चाहते हैं, एकाग्रता की कमी होने से हमको तो लग रहा है कि मैंने राम ही कहा, पर श्रोताओं को पता चलता है कि इन्होंने राम की जगह रावण शब्द कहा और रावण की जगह राम शब्द का। ऐसा कभी कभी मन की एकाग्रता की कमी के कारण होता है, हो सकता है। इसलिए मन को एकाग्र और स्थिर बना करके रखें। फिर जैसे ही हमको प्रारंभ करना है, प्रारंभ करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले मंगलाचरण करना। मंगलाचरण में भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यह जरूरी नहीं है कि कौन व्यक्ति
किस गाथा से या किस श्लोक से मंगलाचरण करता है, हर व्यक्तियों की अपनी अपनी अलग एक प्रस्तुति होती है, अलग एक अपनी अपनी चाहना होती है, और हर व्यक्ति को कोई अलग अलग मंगलाचरण की गाथा या श्लोक प्रिय लगता है। जो हमें प्रिय लगे, जिसको हम अच्छी तरह से बोल सकें और जिसके भाव को हम अच्छी तरह से समझते हैं, वैसा ही मंगलाचरण हमको चुनना चाहिए। पर मंगलाचरण बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। मंगलाचरण आधे मिनट का ही बहुत है, अधिकतम 1 मिनट का हो सकता है, उससे ज्यादा लंबा। कभी कभी कुछ लोग मंगलाचरण में पूरी प्रार्थना बोलना शुरू कर देते हैं, तो मंगलाचरण में अधिक समय जाने पर मुख्य विषय के लिए समय की कटौती हो जाएगी। बाद में या तो हम अपने विषय को पूरा नहीं कर पाएंगे, या फिर उतावलेपन में विषय के साथ अच्छी तरह से न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए आधा या 1 मिनट का मंगलाचरण, और मंगलाचरण के ठीक बाद में हम अपने विषय की सूचना दें कि बंधुओं, आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आज के व्याख्यान में हम इस विषय को महत्व देंगे, इस विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से विषय की सूचना दें। उसके बाद अगर कभी कुछ मुख्य सैद्धांतिक शब्द, जैसे हमारे तत्व ज्ञान के शब्द हैं, धर्मास्तिकाय आ गया शब्द बीच में, लेस्या शब्द आ गया बीच में, या और भी किसी प्रकार के कोई शब्द, निशंका, निकांक्षा, अथवा इसी तरह से वाचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ऐसे कोई सैद्धांतिक शब्द अगर आते हैं, तो उन सैद्धांतिक शब्दों के अर्थ की हमारी स्वयं की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उस शब्द का क्या भाव है, उस शब्द की क्या विशेषता है, और उस प्रसंग में, जिस प्रसंग में हम ये बात कहने जा रहे हैं, उस प्रसंग में उस सैद्धांतिक शब्द का क्या महत्व है, ये पकड़ हमें होनी चाहिए। और उसी रूप में हम उस शब्द की संक्षिप्त जानकारी, उसका थोड़ा सा परिचय, जैसे मान लीजिए किसी ने अनुप्रेक्षा शब्द का प्रयोग किया। अब सुनने वाले में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, उनको अनुप्रेक्षा शब्द का पता नहीं है। तो थोड़ा सा कि भाई, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं, उसके बारे में बहुत गहराई से चिंतन करना, उसके गूढ़ रहस्यों के बारे में चिंतन मनन करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। इस तरह से बहुत संक्षिप्त में, लेकिन श्रोता को कम से कम वो शब्द समझ में आए, उतना सा उसका परिचय देना बहुत जरूरी है। इसलिए सैद्धांतिक शब्द जब हम प्रयोग में लेते हैं, जब हम किसी सैद्धांतिक शब्द का अपनी व्याख्यान शैली में, अपनी प्रस्तुति में उनका उपयोग करते हैं, उसको विषय में लेते हैं, तो पहले हमारी स्वयं की गहरी पकड़ रहे, और उसके बाद हम उसका थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में परिचय दें। संक्षिप्त परिचय देने के बाद फिर हमारा जो मुख्य विषय है, चूंकि चाहे हम किसी भी तात्विक विषय को ले लें, किसी आगमिक विषय को ले लें, अथवा कथा को भी ले लें, कहानी को लंबा चौड़ा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। कहानी संक्षिप्त में कहें, पर उस कहानी के माध्यम से, अथवा उस तात्विक विषय के माध्यम से, उस गाथा के माध्यम से हम श्रोताओं को क्या समझाना चाहते हैं, वैराग्य को बढ़ाना चाहते हैं, उनके ज्ञान को विकसित करना चाहते हैं, उनके जीवन निर्माण का विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, हम किस माध्यम से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमारा मुख्य ध्येय होता है, मुख्य विषय होता है। तो उस मुख्य विषय की विस्तार के साथ जानकारी दें। कहानी कहने के बाद, अथवा कोई तात्विक बात बोलने के बाद, उसको घटित करना बहुत जरूरी है। अभी हम ज्ञाता धर्म कथांक के अंतर्गत पिछले 10, 12, 15 दिनों में हमने बहुत सारी कथाएं और बहुत सारे रूपकों को भी हमने ज्ञाता धर्म कथांक के माध्यम से सुना है। हम देखते हैं प्रभु महावीर पहले उस रूपक को थोड़े से शब्दों में, जैसे 2 अंडों का रूपक आया, कछुए का रूपक आया, वृक्षों का रूपक आया,
तुम्बे का रूपक आया, ऐसे कई रूपक हमने पिछली कक्षाओं में सुने हैं। लेकिन उस रूपक के माध्यम से प्रभु जिस सिद्धांत को प्रस्तुत करना चाहते हैं, अथवा चारित्र विषयक, कर्म विषयक जिस सिद्धांत को प्रभु प्रस्तुत करना चाहते हैं, रूपक को थोड़े शब्दों में प्रस्तुत करने के बाद उस विषय को उसके साथ घटित करते हैं कि जैसे तुम्बा भारी हो तो नीचे बैठता है और हल्का हो जाए तो ऊपर आता है, बस उतना सा ही रूपक है। लेकिन फिर कर्मों की बात कह करके कि किस तरह से कर्मों के बढ़ने से आत्मा का पतन होता है, आत्मा नरक निगोद तक चली जाती है, और किस तरह से आत्मा की दुर्दशा होती है। और वहीं अगर साधक कर्म निर्जरा के कार्य करता है, कर्मों को काटने के कार्य करता है, तो किस तरह से आत्मा कर्मों से हल्की होती जाती है और हल्की होकर के धीरे धीरे वो ऊपर उठती है। इस तरह से जो हमने कथा कही या रूपक कहा या दृष्टांत हमने सुनाया, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विषय अपनी जगह है, कहानी अपनी जगह है, मुक्तक अपनी जगह है, गीत अपनी जगह है और विषय अपनी जगह, ऐसा नहीं लगना। उन सब का समायोजन जरूरी है। और मुख्य विषय जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उन सारी बातों को जोड़ करके, सारी बातों का समन्वय करके हम अपनी बात को समझाने का प्रयास करें, तब जाकर के वो बात अच्छी तरह से श्रोताओं को समझ में आती है। यह जो छठा पॉइंट है प्रस्तुत मुख्य विषय का, पांचवा पॉइंट जो है मुख्य विषय को लेकर के विस्तृत जानकारी, ये पूरे व्याख्यान का सबसे मुख्य भाग होता है। उस मुख्य भाग पर हम सबसे ज्यादा पुरुषार्थ और पराक्रम करें, तब जाकर के श्रोताओं को हम बांध करके रख सकते हैं और श्रोता हमारी बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आखिर में, जैसा कि पहले समय की प्लानिंग की हुई होती है, जैसे हमको लगे कि अब हमारा पूरा विषय हो चुका है और समय भी पूरा होने जा रहा है, तो ठीक अंतिम 2-3 मिनट जब बाकी बचे, तब वापस उपसंहार करना चाहिए कि आज मैंने अपनी बात में क्या बात कही, आज के व्याख्यान में हमारा मुख्य क्या विषय रहा। जैसे मैं आज की कक्षा की बात करूं तो हम आज व्याख्यान शैली की चर्चा करने जा रहे हैं कि व्याख्यान शैली में वक्तृत्व कला को किस तरह से विकसित किया जाना चाहिए और किस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है जो विषय के पूर्व, प्रेजेंटेशन करने से पहले हमको तैयार करना, जैसे विषय तैयार करना है, पॉइंट्स बनाना है, समय के अनुसार वर्गीकरण का प्लानिंग दिमाग में लेना है और शब्दों का चयन करना है, ये पूर्व तैयारी के रूप में होती है। और प्रेजेंट करते समय हमें मन की एकाग्रता और स्थिरता पर ध्यान देना है। मंगलाचरण बहुत संक्षिप्त और ऐसा होना है जो मेरे मन को भाता हो। फिर विषय की सूचना देकर के, सैद्धांतिक शब्दों के गहरी पकड़ के साथ संक्षिप्त परिचय देकर के मुख्य विषय को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। और आखिर में यह जैसा उपसंहार हुआ, इस तरह से आज के विषय को क्या हमने प्रस्तुत किया है, आज के विषय का क्या उद्देश्य था, आज के विषय का क्या महत्व था, आज के विषय में कौन सी बात मुख्य थी, उस बात को आखिरी 2 मिनट के अंदर प्रस्तुत करके और आखिर में सभी श्रोताओं का आभार मानना, जिस संघ संस्था या इंस्टीट्यूट ने हमको अवसर दिया उसका भी आभार मानना, धन्यवाद देना। और हमारे से कोई गलती हुई हो अथवा कोई प्रकार से हमको कोई त्रुटि हो गई हो या बोलने के समय किसी को कोई बात अखर गई हो, हालांकि हमारी ऐसा भावना नहीं है, फिर भी अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। इस प्रकार अंतिम 30 सेकंड के अंदर आभार, धन्यवाद और क्षमा याचना करते हुए अपने विषय को परिपूर्ण करना चाहिए। बंधुओं, जैसे आज 30 मिनट का समय मुझे दिया गया था, मैंने कोशिश की कि मैं इस 30 मिनट के अंदर अपनी बात को, सारी बातों को प्रस्तुत करके आगे बढ़ूं। तो आज ये कोई आगमिक कक्षा नहीं रही, ये कोई आज कोई आगम की गाथा या श्लोक लेकर के नहीं रहा। आज सिर्फ हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हमारी प्रस्तुतिकरण कैसी होनी चाहिए, हम प्रति सप्ताह अलग अलग श्रोताओं को भी सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए यह विशेष लाभदायी हो, इस दृष्टि से आज इस कक्षा को रखा गया है। जैसा कि मैंने सूचित किया था कि आज की कक्षा में आधे घंटे का प्रेजेंटेशन रहेगा और आखिर में 15 मिनट का जिज्ञासा समाधान भी रहेगा।
आज की बात के लिए प्रेजेंटेशन से संबंधित कोई बात अगर कोई अपना पूछना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहें, वो पहले हैंड राइज का सिंबल करें। हैंड राइज सिंबल करने के बाद वो अपनी बात रख सकते हैं। जय जिनेन्द्र, मेरी ओर से मैं अपनी बात को विराम करता हूं, और मेरे द्वारा कोई स्खलना हुई हो तो मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। सादर जय जिनेन्द्र। कोई भी महानुभाव